फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम काजल वाधवानी है और आज से मैं आपको समाजशास्त्र पढ़ाऊंगी। समाजशास्त्र बहुत एक लेंदी सब्जेक्ट होता है जिसमें बहुत सारी समाज से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट का एक मिला जुला पार्ट होता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे, इकाई 1 से, जो है समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान का उद्भव। उद्भव का अर्थ होता है स्टार्टिंग, स्टार्टिंग कहाँ से हुई। इसके पॉइंट्स हैं उद्देश्य। उद्देश्य मतलब कि एम, कहाँ तक इसको ये अभी कहाँ तक पहुंचा है। प्रस्तावना में सारा इंट्रोडक्शन होता है, जैसे कि हम लोग शुरू से निबंध लिखते हैं तो प्रस्तावना एक पॉइंट होता है सबसे पहला, जो जो हमें बताता है कि जो हमें टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराता है हमेशा। सेकंड पॉइंट है समाजशास्त्र का उद्भव। समाजशास्त्र कहाँ से स्टार्ट हुआ, जिसके 2 पॉइंट्स हैं अंदर, ज्ञानोदय काल और वैज्ञानिक क्रांति। ज्ञानोदय का मतलब ज्ञान का उदय, ये 2 वर्ड से मिलके एक वर्ड बना है ज्ञान का उदय, ज्ञानोदय। मतलब कि ज्ञान का प्रारंभ कहाँ से हुआ, इसका जो पूरा एक टाइमिंग है, काल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पॉइंट है हमारा वैज्ञानिक क्रांति। मतलब कि विज्ञान से संबंधित चीजें कहाँ से बढ़ी, उसको बढ़ावा कहाँ से मिला, तो एक क्रांति के रूप में कहाँ से बना। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों ने 19वीं शताब्दी के यूरोपीय समाज को प्रभावित किया। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन जैसे ही हुए, परिवर्तन मीन जब जो चेंजेस आए 19वीं शताब्दी मतलब 19 सेंचुरी में, यूरोपीय समाज को प्रभावित किया। उसमें थे फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति। अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट समाजशास्त्र के सिद्धांत का उदय। समाजशास्त्र के सिद्धांत का उदय। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक मानव विज्ञान का उद्भव। पहले हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र का उद्भव। समाजशास्त्र का उद्भव यानी कि समाजशास्त्र कहाँ से शुरू हुआ। सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक विषय के रूप में समाजशास्त्र के उद्भव को समझने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक कारकों को समझना अनिवार्य है। अनिवार्य मीन्स कंपल्सरी, जरूरी है ये बहुत। सामाजिक यानी कि समाज से रिलेटेड, आर्थिक यानी कि अर्थ से संबंधित, राजनीतिक यानी कि राजनीति से संबंधित और वैज्ञानिक यानी कि विज्ञान से संबंधित। कारक मतलब कारण, कारकों को समझना अनिवार्य है। पश्चिमी यूरोप 18वीं और 19वीं सदी में तीव्र और गंभीर परिवर्तनों का साक्षी रहा है। पश्चिमी यूरोप यानी कि यूरोप जो महाद्वीप है उसके जो पश्चिमी देश हैं उसमें 18वीं और 19वीं शताब्दी में तीव्र और गंभीर परिवर्तनों का साक्षी रहा है। वहां पे 18वीं और 19वीं शताब्दी में तीव्र और गंभीर परिवर्तन हुए हैं काफी। तीव्र यानी कि बहुत तेज गति से और गंभीर यानी कि बहुत ज्यादा गंभीर परिवर्तन हुए हैं। इसने समाज के प्रति समझ और इसमें व्यक्ति के स्थान के प्रति भी प्रतिमान को के परिवर्तन की ओर अग्रसर किया। अग्रसर मीन्स आगे बढ़ाया। अब वैज्ञानिक खोज और वैज्ञानिक पद्धति के संदर्भ में पर्याप्त प्रगति हो रही थी। वैज्ञानिक खोज यानी कि विज्ञान से रिलेटेड जो खोजें हुई हैं, जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि हम देखते हैं कि पंखा चल रहा है या टीवी है, टेक्निकल और बहुत सारी चीजें हैं जो हम देख रहे हैं आज की डेट में, ये विज्ञान ही है सब कुछ। हम आज लैपटॉप यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, ये सब किसने बनाया, मानव ने बनाया है। लेकिन क्या है, ये सब विज्ञान की खोजें हैं और वैज्ञानिक पद्धति के संदर्भ में पर्याप्त प्रगति हो रही थी, उस समय की बात हो रही है ये। हालांकि प्राकृतिक विज्ञान अभी भी अपनी आरंभिक स्थिति में है। प्रकृति का एक अलग विज्ञान है, तथापि भौतिक दुनिया के अध्ययन के लिए व्यवस्थित पद्धति का विकास करना प्रारंभ कर चुका है। भौतिक दुनिया का अर्थ होता है फिजिकल चीजें जो हमें दिखती है सामने, के अध्ययन के लिए इसकी इसकी भी एक अलग स्टडी होती है कि व्यवस्थित पद्धति का विकास करना आरंभ कर चुका है। इसकी भी एक व्यवस्थित पद्धति होती है जिसको पढ़ने का एक तरीका होता है। कोम्ट और दुर्खाइम जैसे शुरुआती समाजशास्त्रियों के मस्तिष्क पर हावी रहने वाला प्रश्न यह था कि मानव सामाजिक दुनिया के अध्ययन के लिए एक समान वैज्ञानिक और व्यवस्थित दृष्टिकोण लागू किया जा सकता है। उनके सामने एक चुनौती थी कि मानव
सामाजिक दुनिया के अध्ययन के लिए एक समान वैज्ञानिक और व्यवस्थित दृष्टिकोण लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा ज्ञानोदय काल। ज्ञानोदय का अर्थ होता है ज्ञान का उदय। ज्ञान को कब से बढ़ावा मिला, इसका उदय कब से हुआ। ज्ञानोदय या तर्क का काल बौद्धिक विकास का काल था, जो 18वीं शताब्दी में यूरोप में दार्शनिक विचारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। ज्ञानोदय या तर्क का काल बौद्धिक विकास का काल था। तर्क यानी कि अपनी टेक्निक से चीजों को बताना, और ज्ञान का उदय यानी कि एक तरीके से विज्ञान से संबंधित सारी चीजें थी। तो इसमें हाँ, विज्ञान का मतलब होता है एक तरीके से लॉजिक, जहां हम हमेशा अपना लॉजिक यूज करते हैं। जो 18वीं शताब्दी में यूरोप में दार्शनिक विचारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। दार्शनिक यानी कि हमारी जो फिलोसफी होती है, हमारी जो सोचने समझने की शक्ति होती है, उसमें बहुत परिवर्तन आया। क्योंकि हम विज्ञान के तरीके से सोचेंगे तो हमें चीजें अलग पता चलती हैं, लेकिन हम समाज के तरीके से सोचेंगे और पुरानी जो रूढ़िवादी सभ्यता पहले हुआ करती थी उसके बारे में सोचेंगे, तो हमारी जो भावनाएं होती थी, हमारी जो धारणाएं होती थी, वो अलग हुआ करती थी। आगे है सामाजिक जीवन से संबंधित कई मौजूदा विचारों और मान्यताओं को परास्त किया। सामाजिक जीवन से संबंधित कई मौजूदा विचारों और मान्यताएं, पुरानी मान्यताएं जो हुआ करती थी, उनमें बहुत बदलाव आया, उनको परास्त किया, उनको हटाया गया। और इस अवधि के दौरान विचार की नई धाराओं को प्रतिस्थापित किया। विचार की जो नई धाराएं थी, मतलब कि हमारे विचारों में परिवर्तन आया, तो हमारे विचार बदले और नई नई चीजें हमें पता चली और उससे काफी बदलाव आया। फ्रांसीसी दार्शनिक चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू और जीन जैक्वेस रूसो नई ज्ञानोदय से जुड़े इस दौर से प्रसिद्ध विचारक थे। ये जो थे दो नाम इसमें दिए हुए हैं, चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू और जीन जैक्वेस रूसो, नई ज्ञानोदय से जुड़े इस दौर के प्रसिद्ध विचारक थे। यह अवधि यूरोप के तत्कालीन दर्शनों से अलग एक मौलिक परिवर्तन को चिन्हित करती है। सामाजिक और नैतिक मान्यताओं को अब पवित्र रूप में धर्म, वैज्ञानिक और पुण्य नहीं माना जाता था। पहले की चीजों को काफी छोड़ा गया और नई चीजों को अपनाया गया। पहले मान्यताओं को ज्यादा बढ़ावा दिया गया था, अब इन चीजों को छोड़ करके एक नया एक मौलिक परिवर्तन आया, तो उसको वो चिन्हित करती है। सामाजिक और नैतिक मान्यताओं को अब पवित्र रूप में धर्म, वैज्ञानिक और पुण्य नहीं माना जाता था। अब यह हुआ व्यक्ति विवेकशील और आलोचनात्मक बनता जा रहा था। व्यक्ति क्या होता रहा था? विवेकशील। विवेक यानी होता है बुद्धि। बुद्धि उसकी बढ़ती जा रही थी। और आलोचनात्मक यानी कि आलोचना का मतलब होता है एक तरीके से सीधा सीधा बोला जाए तो इंसल्ट करना। आलोचना का मतलब होता है बुराई करना एक तरीके से, है ना? तो आलोचनात्मक बनता जा रहा था। शासक के युगों और पुराने पवित्र अधिकार सिद्धांतों को छोड़ दे तो अब कुछ भी पवित्र नहीं माना जाता था। आगे दिया हुआ है वैज्ञानिक क्रांति। वैज्ञानिक क्रांति में दिया हुआ है 14वीं से 16वीं शताब्दी के नव जागरण काल में यूरोप ने वैज्ञानिक क्रांति को उत्पन्न किया। यूरोप में सबसे पहले विज्ञान आया और विज्ञान को बढ़ावा मिला, जिसे व्यक्ति और प्रकृति के प्रति एक नए दृष्टिकोण के रूप में चिन्हित किया गया। प्राकृतिक वस्तुएं गहन अवलोकन और प्रयोग का विषय बन गई। प्राकृतिक वस्तुओं को मतलब कि जो प्रकृति से संबंधित चीजें हैं, जैसे कि पुरानी जड़ी बूटियां होती थी, उनसे नई नई दवाइयां बनने लगी और बहुत सारे नए नए परिवर्तन आए। जैसे कि पेड़ों की लकड़ियों का यूज किस तरीके से किया जाता है, उसे फर्नीचर बनाया जा सकता है। बहुत सारी नई नई चीजें हमें इससे पता चली। गहन अवलोकन और प्रयोग का विषय बन गई। प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट्स, और गहन अवलोकन यानी कि ऑब्जर्व किया गया। बहुत गहन तरीके से, बहुत गहराई से सोचा गया उस चीजों को। इस क्रांति का प्रभाव ना केवल भौतिक जीवन को परिवर्तित करने, अपितु प्रकृति और समाज के बारे में लोगों द्वारा रखे जाने वाले विचारों को भी परिवर्तन करने में महत्वपूर्ण था। कोपर्निकन क्रांति और पिछले भू केंद्रित सिद्धांत से सूर्य केंद्रित सिद्धांत के प्रति
आंदोलन इस वैज्ञानिक क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण विकास थे। प्रयोगों के काल के पथ प्रदर्शक कौन होते हैं? जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। प्रयोगों के काल के पथ प्रदर्शक वैज्ञानिकों जैसे गैलीलियो गैलीली, जोहान्स केपलर और आइजैक न्यूटन। न्यूटन न्यूटन जैसे आप लोगों को सबको पता होगा कि न्यूटन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। गैलीलियो भी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। जोहान्स केपलर भी, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति का सूत्रपात किया और वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित समाज के विज्ञान का निर्माण करने की समाजशास्त्रियों की बढ़ती इच्छा को बढ़ावा दिया। इसके अलावा डार्विन के उद्भव विकासवादी सिद्धांत ने जन्माधारित बाइबल के सिद्धांत के प्रति एक कट्टरपंथी आलोचना को जन्म दिया। हर्बर्ट स्पेंसर ने डार्विन से पहले विकास की धारणा का सूत्रपात किया था और कॉम जैसे फ्रांसीसी दार्शनिकों ने समाज के विकास का वर्णन किया, लेकिन डार्विन ने मानव के जैविक विकास के वैध प्रमाण प्रदान किए। यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग सिद्धांतवादी हैं, जैसे कि डार्विन हुए। इन्होंने क्या किया था? डार्विन के उद्भव विकासवादी सिद्धांत ने जन्मधारित बाइबल के सिद्धांत के प्रति कट्टरपंथी आलोचना को जन्म दिया। वो कट्टरपंथी थे और वो आलोचनात्मक शास्त्री थे, समाजशास्त्री थे। हर्बर्ट स्पेंसर ने डार्विन से पहले विकास की धारणा को सूत्रपात किया था। हर्बर्ट स्पेंसर डार्विन से भी पहले आए थे, जिन्होंने विकास की धारणा को सूत्रपात किया, मतलब विकास को और बढ़ावा दिया था। और कॉम जैसे फ्रांसीसी दार्शनिकों ने, ये फ्रांस के थे जो है कॉम्ट, दार्शनिकों ने समाज के विकास का वर्णन किया था। समाज के अलग अलग धारणाएं दी अपने बारे में, उन्होंने अपने विज्ञान के बारे में, लेकिन डार्विन ने मानव के जैविक विकास के वैध प्रमाण प्रदान किए। उन्होंने जैविक विकास के वैध प्रमाण प्रदान किए। नेक्स्ट, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन जिसने 19वीं शताब्दी के यूरोपीय समाज को प्रभावित किया। आगे मैं पढ़ती हूँ, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन जिसने 19वीं शताब्दी के यूरोपीय समाज को प्रभावित किया। फ्रांस की क्रांति। सबसे पहले फ्रांस की क्रांति में क्या हुआ था? 1798 की फ्रांसीसी क्रांति स्वतंत्रता, बंधुता और समानता के लिए मानव संघर्ष के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। निर्णायक मोड़ की यानी कि निर्णय ही बदल गए। स्वतंत्रता, बंधुता और समानता के लिए मानव संघर्ष के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। इसने सामंतवादी युग को समाप्त कर और समाज के एक नए क्रम में पदार्पण किया। इस क्रांति का एक महत्वपूर्ण योगदान न केवल फ्रांसीसी समाज बल्कि पूरे यूरोपीय समाजों में इसके द्वारा लाए गए दूरगामी परिवर्तन थे। दूरगामी का अर्थ होता है कि बहुत आगे तक जाने वाले, दूर तक जाने वाले। सामंतवादी सामंतवादी युग का अर्थ यहाँ पे है जहाँ पे सब कुछ समान नहीं माना जाता था और समाज में अलग अलग वर्णक्रम के अनुसार अलग अलग धारणाएं बनी हुई थी। तो इसने सामंतवादी युग को समाप्त कर दिया और समाज के एक नए क्रम में पदार्पण किया। इस क्रांति का एक महत्वपूर्ण योगदान न केवल इसका एक महत्वपूर्ण योगदान ये भी था कि फ्रांसीसी समाज बल्कि पूरे न केवल फ्रांसीसी समाज बल्कि पूरे यूरोपीय समाजों में इसके द्वारा लाए गए दूरगामी परिवर्तन थे। बहुत ज्यादा बदलाव आ गया था इस क्रांति के बाद। यहाँ तक कि अन्य महाद्वीपों में सुदूर देशों, सुदूर यानी कि जो दूर के देश है जैसे भारत, इस क्रांति के दौरान उत्पन्न विचारों से प्रभावित था। स्वतंत्रता, बंधुता, बंधुता का मतलब बंधा होना, बाउंडेशन में रहना, और समानता जैसे विचार जो अब भारत के संविधान की प्रस्तावना का एक हिस्सा है, उनकी उत्पत्ति फ्रांसीसी क्रांति के कारण ही हुई। 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांस भी अन्य यूरोपीय देशों की तरह कारण और तर्कवाद के युग में प्रवेश कर चुका था। 18वीं शताब्दी के दौरान क्या हुआ था? फ्रांस भी अन्य यूरोपीय देशों की तरह कारण और तर्कवाद के युग में प्रवेश कर चुका था। फ्रांस सबसे पहले कहाँ हुआ? यूरोप में हुआ, फिर फ्रांस में हुआ, धीरे धीरे इंडिया में भी आया। प्रमुख दार्शनिकों जिनके विचारों ने फ्रांसीसी लोगों को प्रभावित किया वे तर्कवादी थे। वो तर्क वितर्क से ही अपने प्रमाण देते थे और
अपनी बात को कहा करते थे, जो इस बात पर विश्वास करते थे कि सभी वास्तविक वस्तुएं कारण द्वारा साबित हो सकती हैं और सब कुछ किस पर, विज्ञान पर आधारित है। इनमें से कुछ विचारक मॉन्टेस्क्यू, जिनका टाइमिंग था 1689 से 1755, लॉक 1632 से 1704 और वोल्टेयर 1694 से 1778 और रूसो, जो मॉन्टेस्क्यू रूसो के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, 1712 से 1778 थे। इनका ये टाइमिंग था। फ्रांसीसी समाज में विद्यमान सामाजिक परिस्थितियों के साथ साथ इन विचारों द्वारा निर्मित उत्तेजना ने फ्रांसीसी क्रांति का नेतृत्व किया। फ्रांसीसी समाज में विद्यमान सामाजिक परिस्थितियों के साथ साथ सामाजिक परिस्थितियां जो भी रही थी उस समय, इन विचारों द्वारा निर्मित जब नए विचार आए थे, उसने उसमें क्या था, कुछ लोग इन चीजों को मानना चाहते थे, कुछ लोग नहीं मानना चाहते थे, तो आपस में तनाव हुआ था। तनाव के कारण उत्तेजना की स्थिति बन जाती है। जिसने क्या किया था, फ्रांसीसी क्रांति का नेतृत्व किया था, जिसने निरंकुश राजतंत्र का अंत किया। निरंकुश राजतंत्र का अर्थ है कि पहले क्या होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनता था, ऐसा पहले नियम था, पर अब ऐसा नहीं है, तो उस चीज का अंत हो गया। इसने यूरोपीय समाज की राजनीतिक संरचना को बदल दिया और उदार लोकतंत्र के आगमन की घोषणा करके सामंतीवाद के युग को प्रतिस्थापित किया। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा राजनीतिक क्रांतियों की लंबी श्रृंखलाओं का सूत्रपात हुआ और 19वीं शताब्दी के मध्य तक चला, जो समाज विज्ञान संबंधी सिद्धांतों के निर्माण के उदय में सबसे तात्कालिक कारण था। इन क्रांतियों का कुछ समाजों पर बहुत गहरा असर पड़ा और कई सकारात्मक परिवर्तनों का नेतृत्व किया। सकारात्मक पॉजिटिव, और इन पर बहुत गहरा असर पड़ा था। हालांकि कई प्रारंभिक सिद्धांत, स्क्रीन मैक्सिमाइज कर दीजिए। थैंक यू। इन क्रांतियों का कुछ समाजों पर बहुत गहरा असर पड़ा और कई सकारात्मक परिवर्तनों का नेतृत्व किया। हालांकि कई प्रारंभिक सिद्धांतकारों का ध्यान जिन बातों ने अपनी ओर आकर्षित किया, वे सकारात्मक परिणाम नहीं थे। हालांकि कई प्रारंभिक सिद्धांतकारों का ध्यान जिन बातों ने अपनी ओर आकर्षित किया, वे सकारात्मक परिणाम नहीं थे। इसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी नहीं आए थे। अभी तो इस तरह के कट्टरपंथी परिवर्तनों के नकारात्मक प्रभाव थे। कुछ कट्टरपंथी लोगों के कारण परिवर्तन लाने में बहुत ज्यादा परेशानी आती है। जैसे आपने भी समाज में देखा होगा कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक विचारधारा होती है। कुछ लोग अभी भी, या कुछ गांव के और शहर के लोगों में के विचारों में बहुत ज्यादा भिन्नता होती है, जिस कारण क्या होता है, जब ये दो लोग आपस में मिलते हैं तो कहीं ना कहीं तनाव आता है, और तनाव की उपस्थिति में क्या होता है, हमेशा हमेशा विवाद होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अभी तो इस तरह के कट्टरपंथी परिवर्तनों के नकारात्मक प्रभाव थे, तो इसके कारण कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हमारे सामने आए। ये लेखक इन गतिविधियों के परिणाम स्वरूप अराजकता और अव्यवस्था से मुख्य रूप से विक्षुब्ध थे। ये लेखक जो थे, इन गतिविधियों के परिणाम स्वरूप, ये जो गतिविधियां चल रही थी, इसके परिणाम स्वरूप अराजकता यानी कि बुराई और अव्यवस्था, जहाँ पे व्यवस्था नहीं हो, जैसे व्यवस्था नहीं हो, बिल्कुल व्यवस्थित नहीं हो, से मुख्य रूप से विक्षुब्ध थे, यानी कि अनजान थे। विशेषकर फ्रांस में और समाज में व्यवस्था फिर से बहाल करना चाहते थे। इस अवधि के कुछ चोटी के विचारक वास्तव में मध्य युग के शांतिपूर्ण और अपेक्षाकृत व्यवस्थित दिनों की वापसी चाहते थे। इस अवधि के कुछ चोटी के विचारक, मतलब कि इस टाइमिंग के जो कुछ, आई थिंक ये चोटी की जगह कोटी होना चाहिए, कुछ कोटि के विचारक वास्तव में मध्य युग के शांतिपूर्ण, मध्य युग यानी कि जो उसका जो मिडिल टाइम था, मध्य टाइमिंग था, जो उसके शांतिपूर्ण और अपेक्षाकृत व्यवस्थित दिनों की वापसी चाहते थे। वो कुछ टाइमिंग के लिए उसको छोड़ना चाहते थे, वापस जाना चाहते थे। अधिक तर्क संगत विचारकों ने स्वीकार किया कि सामाजिक परिवर्तन ने इस तरह की वापसी असंभव कर दी है। अतः उन्होंने समाज में व्यवस्था के नए आधार खोजने का प्रयास किया। उन्होंने, जिन्हें 18वीं और 19वीं शताब्दी की राजनीतिक क्रांति द्वारा पलट दिया गया।
सामाजिक व्यवस्था के मुद्दों में इस प्रकार की रुचि शास्त्रीय समाजशास्त्रीय सिद्धांतकारों, विशेष रूप से कॉम डुर्कहाइम और पार्सन्स की प्रमुख चिंताओं में से एक थी। आगे हम पढ़ते हैं 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में एक अन्य विकास हुआ जिसने समाजशास्त्र के उद्भव को महत्वपूर्ण आकार दिया और औद्योगिकरण क्रांति हुई। औद्योगिकरण यानी कि उद्योग से रिलेटेड, उद्योग यानी कि तरह तरह के बिजनेस, फैक्ट्रीज, मिल्स, इन सबको बढ़ावा मिला। प्रारंभिक समाजशास्त्री औद्योगिकरण के प्रारंभ होने के साथ ही समाज में घटित हो रहे परिवर्तनों से बहुत विक्षुब्ध थे, जिसने अपने ग्रामीण से शहरी विशाल प्रवास के साथ ही जीवन की शैली को बदल दिया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, उत्तरार्ध यानी कि स्टार्टिंग में ही, और 19वीं शताब्दी की शुरुआत। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध अर्थात 18वीं शताब्दी जब खत्म होने वाली थी और 19वीं शताब्दी की शुरुआत होने वाली थी, उसमें एक अन्य विकास हुआ जिसने समाजशास्त्र के उद्भव को महत्वपूर्ण आकार दिया। एक अलग परिणाम हमारे सामने आए, वह औद्योगिकरण क्रांति थी, यानी कि उद्योग से रिलेटेड काफी चेंजेस आए थे यहाँ पर। प्रारंभिक समाजशास्त्री औद्योगिकरण के प्रारंभ होने के साथ ही समाज में घटित हो रहे परिवर्तनों से बहुत विक्षुब्ध थे। आगे कहाँ थे हम? प्रारंभिक समाजशास्त्री औद्योगिकरण के प्रारंभ होने के साथ ही समाज में घटित हो रहे परिवर्तनों से बहुत विक्षुब्ध थे। प्रारंभिक समाजशास्त्री जो प्रारंभ में समाजशास्त्री जिन्होंने अपने अपने प्रमाण दिए, अपने अपने तर्क वितर्क दिए, औद्योगिकरण के प्रारंभ के होने के साथ ही जैसे ही औद्योगिकरण का प्रारंभ हुआ, समाज में घटित हो रहे परिवर्तनों से बहुत विक्षुब्ध थे। मतलब उन्हें पता नहीं था समाज में क्या कैसे परिवर्तन आ सकते हैं और कहाँ से इसमें इतने चेंजेस आ सकते हैं उनके विचारों से, उनकी धारणाओं से, जिसने अपने ग्रामीण से शहरी विशाल प्रवास के साथ ही जीवन की शैली को बदल दिया। अब ग्रामीण यानी कि गांव, गांव से संबंधित, गांव से शहरी विशाल, मतलब एक गांव से शहरी विशाल का अर्थ यह है कि छोटे से गांव से लेकर शहर तक कितने कितने विकास हो गए प्रवास के साथ ही। मतलब प्रवास यानी कि जहां हम रहते हैं, जो हमारा स्थान होता है रहने का, उसे बोलते हैं प्रवास। के साथ ही जीवन की शैली को ही बदल दिया, हमारा जीने का तरीका ही बदल गया और शोषक वर्ग संरचना को कठोर बनाया। ऐसे सभी विषयों ने, जिसने कार्ल मार्क्स की पूंजीवाद की आलोचना जैसे कई सामाजिक सिद्धांतों के विकास पर मौलिक प्रश्न उठाए। आलोचना का अर्थ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आलोचना का मतलब होता है एक तरीके से बुराई करना, यानी कि एक तरीके से जैसे आप अपनी बात को बता रहे हैं, तो आपकी बात में या आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं, आलोचना का अर्थ ये भी होता है कि कमियां कमियां निकालना, है ना। तो ये इसका यही अर्थ है। ऐसे सभी विषयों ने, जिसने कार्ल मार्क्स की पूंजीवाद की आलोचना जैसे कई सामाजिक सिद्धांतों के विकास पर मौलिक प्रश्न उठाए। आगे, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति एक मात्र घटना नहीं थी, अपितु अंतर संबंधित विकास के एक समूह से संबंध रखती थी, जिसने पश्चिमी देशों को एक विशाल कृषक प्रणाली से एक दमनकारी औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित होने का मार्ग प्रशस्त किया। यह इंग्लैंड में लगभग 1760 ईस्वी के आसपास प्रारंभ हुआ। इसने लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में बड़े परिवर्तन लाए। उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन में, यानी कि उनका रहने का, सोचने का, कमाने का, जीने का पूरा ढंग ही बदल गया। प्रारंभ में इंग्लैंड में और यूरोप में, इंग्लैंड में और यूरोप के अन्य देशों में फैला। ये परिवर्तन कहाँ का? सबसे पहले इंग्लैंड में आया, फिर यूरोप के अलग अलग देशों में आया। यूरोप में विशेष रूप से इंग्लैंड के नए क्षेत्रों, अन्वेक्षणों, अन्वेक्षण यानी कि नई नई खोजें, वाणिज्य यानी कि वाणिज्य का अर्थ होता है आपका जो सब्जेक्ट है कॉमर्स, किस तरीके से हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ से खर्च करना है, क्या कितना कमा सकते हैं हम इस जगह से, ये सारी चीजें होती है। और व्यापार की खोज और शहरों का निरंतर विकास माल की मांग में वृद्धि लाया। इस प्रणाली के भीतर कुछ लोगों ने काफी लाभ कमाया, जबकि अधिकांश अधिकांश नहीं कि ज्यादातर लोग लंबे समय तक काम करते थे और वो भी कम पैसे के लिए काम करते थे। पहले क्या था? सोर्सेस बहुत कम हुआ करते थे, इसलिए कमाई भी बहुत कम हुआ करती थी। अब सोर्सेस भी है, कमाइयां भी है। तो औद्योगिक क्रांति के बाद बहुत सारे परिवर्तन आए हैं समाज में।
औद्योगिक क्रांति के दौरान नए उपकरण और तकनीकों का आविष्कार किया गया था, जो बड़े पैमाने पर माल का उत्पादन कर सकते थे। औद्योगिक क्रांति के दौरान नए उपकरण यानी कि नई-नई जाँचें हुआ करती थी, नई-नई टेक्निक्स जिनका आविष्कार किया जाता था, मतलब कि किस तकनीक से हम क्या-क्या कर सकते हैं, अपनी-अपनी टेक्निक्स लगाते थे और नए-नए नई-नई और अलग-अलग जाँचें हुआ करती थी। इससे क्या था, बड़े पैमाने पर माल का उत्पादन कर सकते थे। जेम्स हर्ग्रीव्स द्वारा 1767 में स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किया गया, जिसने उत्पादन गतिविधि में तेजी आई। 1769 में आर्कराइट ने आर्कराइट्स वाटर फ्रेम नामक एक और उपकरण का आविष्कार किया, जो इतना बड़ा था कि इसे किसी व्यक्ति के घर में नहीं रखा जा सकता था। उपकरण का एक अर्थ ये भी होता है, आगे हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था में बदलाव के साथ समाज में कई बदलावों के अनुसरण हुए। जैसे-जैसे पूंजीवाद अधिक जटिल होता गया, बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्त निगमों का विकास हुआ। अर्थव्यवस्था में बदलाव के साथ-साथ क्या हुआ, समाज में कई बदलाव के अनुसरण हुए। अनुसरण मीन फॉलो किया गया इन सब चीज़ों को। जैसे-जैसे पूंजीवाद अधिक जटिल होता गया। पूंजीवाद का अर्थ होता है कि अ, हमें अपना जो पैसा है, हमारी कैपिटल है, हमें उसे कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो वैसे-वैसे क्या हुआ, बैंक बैंक बढ़ते गए तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने लगी। बीमा कंपनियाँ बढ़ती गईं तो लोग बीमा कराने लगे। आगे और वित्त निगमों का विकास हुआ। इस कारण औद्योगिक श्रमिकों, प्रबंधकों और पूंजीपतियों की एक नई श्रेणी उभरी। इनकी एक पूरी इनका एक बहुत बड़ा टीम बन गया। औद्योगिक श्रमिक यानी कि अ, इनके जो वर्कर्स हैं, मज़दूर हैं, ये सब काम करने लगे। प्रबंधक यानी कि जो मैनेजर्स हैं वो, पूंजीपति जो इन्वेस्ट करते हैं। नए औद्योगिक समाज में कृषकों ने अपने जैसे ही अन्य हजारों लोगों के साथ स्वयं को कपड़ा मिल में कपास धुलते पाया। नए औद्योगिक समाज में कृषकों ने अपने जैसे ही अन्य हजारों लोगों के साथ स्वयं को कपड़ा मिल में कपास धुलते पाया। खुले और रोशनी से भरपूर ग्रामीण क्षेत्रों के बजाय अब वे धूल और गंदगी में रह रहे थे। अब उनका उनमें क्या बदलाव आया कि अब वे खुले और रोशनी से भरपूर ग्रामीण क्षेत्रों के बजाय धूल और गंदगी में रह रहे थे। उत्पादन में वृद्धि के साथ ही शहरी जनसंख्या भी बढ़ने लगी। क्या हुआ, जैसे-जैसे सारी चीज़ों को बढ़ावा मिलता गया, वैसे-वैसे जनसंख्या भी बढ़ने लगी। आबादी बढ़ने के साथ-साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में प्रवास ने शहरीकरण को बढ़ावा दिया। ये लाइन मैं आपको दोबारा से रिपीट करके समझाऊँगी। आबादी बढ़ने के साथ-साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में क्या हुआ, लोग ग्राम से शहरों की ओर अग्रसर होने लगे, वहाँ जाने लगे, वहाँ का प्रवासीकरण हो गया, उनका शहरीकरण को बढ़ावा मिला, मतलब कि सिटीज़ में लोग ज़्यादा रहने लगे। औद्योगिक शहर तेज़ी से बढ़े और औद्योगिक शहरों को विशाल सामाजिक आर्थिक असमानताओं द्वारा अंकित किया गया था। इन औद्योगिक शहरों को विशाल सामाजिक आर्थिक असमानताओं द्वारा अंकित किया गया। ये परिवर्तन रूढ़िवादी और कट्टरपंथी दोनों ही विचारकों से संबंधित है। रूढ़िवादी यानी कि पहले क्या होता था, पुरानी मान्यताएं समाज की जो हुआ करती थी, लोग उन्हीं पर चला करते थे, और कट्टर हुआ करते थे कि नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। तो इन दोनों ये दोनों ही विचारकों से संबंधित है ये परिवर्तन। इसमें सभी दार्शनिकों ने अपनी-अपनी धारणाएँ दी, जिनके कारण अलग-अलग परिवर्तन समाज में आए। रूढ़िवादी इस बात से डरते थे कि ऐसी परिस्थितियाँ अराजकता और अव्यवस्था को बढ़ावा दे सकती है। ज़ाहिर-सी बात है कि जब 2 अलग-अलग विचार आपस में मिलते हैं, तो हमेशा-हमेशा क्या होता है? तनाव उत्पन्न होता है। तनाव उत्पन्न होता है तो अराजकता भी बढ़ती है। रूढ़िवादी इस बात से डरते थे, जो पुराने विचार के लोग हुआ करते थे, उनको कहते हैं रूढ़िवादी। वो इस बात से डरा करते थे कि ऐसी परिस्थितियां अराजकता और अव्यवस्था को बढ़ावा दे सकती है। जबकि फ्रेडरिक एंगल्स जैसे कट्टरपंथियों को लगा कि श्रमिक वर्ग की क्रांति कारखाने के श्रमिकों द्वारा प्रारंभ की जा सकती है, जो सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देगा। हालांकि चिंताएं एक दूसरे से बहुत भिन्न थी, फिर भी उस समय के सामाजिक विचारक और औद्योगिक क्रांति के संभावित कारणों के प्रभाव में एकजुट थी। क्या था कि
दोनों अलग-अलग चीजें थी, चिंताएं अलग-अलग थी, फिर भी उस समय के सामाजिक विचारक औद्योगिक क्रांति के संभावित कारणों के प्रभाव से एकजुट थे। वो एक साथ ही थे। वे एक नए श्रमिक वर्ग के महत्व पर भी सहमत थे। अतः औद्योगिक क्रांति के महत्वपूर्ण विषयों जिसने प्रारंभिक समाजशास्त्रियों को चिंतित किया, औद्योगिक क्रांति जैसे हुई के महत्वपूर्ण विषयों जिसने प्रारंभिक समाजशास्त्रियों को चिंतित किया, वह श्रमिकों की स्थिति, संपत्ति का हस्तांतरण, शहरीकरण और प्रौद्योगिकी था। क्या था जिसने प्रारंभिक समाजशास्त्रियों को चिंतित किया? वह था श्रमिकों की स्थिति, श्रमिक वहां पे डटे रहेंगे, नहीं डटे रहेंगे, संपत्ति का हस्तांतरण की लोग लोगों के पास जो संपत्ति है उसको वो अ, उसका हस्तांतरण होगा कि नहीं होगा, वो एक जगह से दूसरी जगह जाएँगे या नहीं जाएँगे, शहरीकरण है कि शहरीकरण को शहर को बढ़ावा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर उद्योग शहर में ही हुए थे और प्रौद्योगिकी था। आगे दिया हुआ है समाजशास्त्र के सिद्धांत का उदय। समाजशास्त्र का जो सिद्धांत है उसका उदय कब हुआ? जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा कि जिस समय समाजशास्त्र एक विषय के रूप में आकार ले रहा था, बौद्धिक उत्तेजना ज्ञानोदय के रूप में यूरोप में देखी गई। बौद्धिक उत्तेजना ज्ञानोदय के रूप में यूरोप में देखी गई। सबसे पहले यूरोप में आया, है ना? यह उल्लेखनीय बौद्धिक विकास और दार्शनिक विचारों के बदलाव का काल था। ये काल क्या था? बौद्धिक विकास और दार्शनिक विचारों के बदलाव का काल था। जो दार्शनिक हुआ करते थे, उनके विचारों में बहुत सारा बदलाव आया और बौद्धिक विकास यानी कि हम हमारे सोचने समझने का तरीका ही बदल गया। हम विज्ञान को बढ़ावा देने लगे तो हमारा बौद्धिक विकास होने लगा, हम तर्क-वितर्क में ज़्यादा विश्वास रखने लगे, हम रूढ़िवादी से हटकर हम एक अग्रसर प्राणी बन गए। समाज में हो रहे परिवर्तनों के बारे में ज्ञानोदय के विचारक को तक जो आम राय पहुंची, जिसने समाजशास्त्र के उद्भव के में मुख्य बौद्धिक प्रणेता की भूमिका निभाई, वे थे पहला इतिहास का दर्शन, जो कि इस तथ्य को मानता है कि समाज चरणों यानी ढांचे में प्रगति करता है और इन योजनाओं की उपस्थिति के कारण समाज को समझने के नियम भी प्राकृतिक विज्ञान की तर्ज पर वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से तैयार किए जा सकते हैं। दूसरा तो क्या था? पहला मैं आपको जो समझाती हूँ, इतिहास का दर्शन। इतिहास का दर्शन यानी कि इतिहास पहले हमारे समाज में सब उस पहले क्या-क्या हो चुका उसके बारे में जो हमारा नॉलेज है वो इतिहास का दर्शन, जो कि इस तथ्य को मानता है कि समाज चरणों ढांचे में प्रगति करता है और इन योजनाओं की उपस्थिति के कारण समाज को समझने का नियम भी प्राकृतिक विज्ञान की तर्ज पर वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से तैयार किए जा सकते हैं। यानी कि विज्ञान भी गलत नहीं है, विज्ञान के तरीके से भी हम कई अपने तरीकों को बदल सकते हैं। दूसरा क्या था? सामाजिक सर्वेक्षण की मात्रात्मक पद्धति के रूप में सामाजिक सर्वेक्षण एक उपकरण के रूप में माना गया, जिसने समाज में विद्यमान सामाजिक समस्याओं को समझने में उपयोग किया जा सकता है और इस प्रकार सामाजिक सुधार के लिए समाधान खोजे गए। क्या हुआ? दूसरा क्या था? सामाजिक सर्वेक्षण की मात्रात्मक पद्धति के रूप में सामाजिक सर्वेक्षण यानी क्या हुआ? समाज का सर्वेक्षण किया गया कि समाज में कितने लोग इस चीजों को मानते हैं, कितने लोग नहीं मानते हैं, उस तरीके से। उसकी एक पर्टिकुलर मात्रा बनाई गई कि कि कितने लोग जो है कि विज्ञान में विश्वास रखते हैं, कितने लोग जो है पुरानी समाज में विश्वास रखते हैं। हालाँकि सामाजिक सिद्धांत पर ज्ञान का प्रभाव इतना प्रत्यक्ष और सकारात्मक नहीं था, क्योंकि यह अप्रत्यक्ष और नकारात्मक था। वास्तव में ज्ञानोदय के प्रति लुईस डी बोनार्ड जो जिनके काल का समय था 1754 से 1840 और जोसेफ डी मेस्ट्रे जिनका काल समय था 1753 से 1821 जैसे रूढ़िवादी प्रतिक्रियावादियों ने समाजशास्त्र के विकास के लिए उतना योगदान दिया जितना उन विद्वानों ने जो ज्ञानोदय से प्रभावित थे, जो ज्ञान के उदय से प्रभावित थे, इन्होंने क्या किया? अपने अपने तर्क वितर्क दे करके इनको बढ़ावा दिया। आगे डी बोनार्ड व्यापक और क्रांतिकारी परिवर्तनों से बहुत व्याकुल थे। क्या थे? वो बहुत ज़्यादा बेचैन थे, व्याकुल का मतलब होता है बेचैन होना। इन्हीं परिवर्तनों के कारण एक अत्यधिक अव्यक्तिक शहरीय नगर
जीवन की स्थापना हुई, जो पूरी तरह से किसी भी प्रकार के सामुदायिक बंधन से विहीन थी। यानी कि यहाँ पे कोई सामुदायिक विहीन नहीं था, उनका कोई एक क्राइटेरिया नहीं बना हुआ था, जो पूरी तरह से किसी भी प्रकार के सामुदायिक सामुदायिक बंधन से विहीन था, और उन्होंने बीते समय की शांति और स्थिरता की वकालत की। इस तरह समाजशास्त्र व्यक्ति के बजाय एक विश्लेषण की इकाई के रूप में समाज पर जोर देता है। शास्त्र क्या करता है, व्यक्ति के बजाय एक विश्लेषण, पूरा एक अपना एक इवोल्यूशन निकालता है कि क्या एक तरीके से क्या होना ही चाहिए, एक तरीके से रिजल्ट, विश्लेषण का अर्थ होता है रिजल्ट। वे विश्लेषण की इकाई के रूप में समाज पर जोर देता है। अंतर संबंधित और अंतर निर्भर के रूप में समाज के विभिन्न भागों की मान्यता है, और समाज में परम सामंजस्य और स्थिरता पर जोर देता है। समाज क्या करता है, समाज ये कहता है कि हमारे समाज में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, परम सामंजस्य होना चाहिए, और स्थिरता पर जोर देता है, और स्थिरता होनी चाहिए। अतः कहा जा सकता है कि रूढ़िवादी प्रतिक्रियाओं द्वारा प्रभावित हो सकता है, कि नए नए जब हमारे पास विचार आते हैं तो क्या होता है, रूढ़िवादी हमेशा हमेशा प्रभावित होता है। तो रूढ़िवादी जो विचारधाराएं हैं उन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आगे है, वास्तव में यह कहना उचित होगा कि जब समाजशास्त्र के लक्ष्य रूढ़िवादी विचारों जैसे कि सामंजस्य, स्थिरता और एकता से प्रभावित हो रहे थे, जो पद्धतियां ज्ञानोदय के विचारकों से प्रभावित हो रही थी, जिन्होंने ये महसूस किया कि कोई अतीत में वापस नहीं जा सकता, कि जो पुरानी चीजें हैं उनको छोड़ना ही चाहिए और हमें नई चीजों को अपना करके अपने तर्क वितर्क से उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। परंतु समाज की एक नई सोच, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सकता है। और अतः ज्ञानोदय और रूढ़िवादी विचार समाजशास्त्र के विज्ञान का निर्माण करने के लिए संयुक्त हुए। क्या हुआ, ज्ञानोदय और रूढ़िवादी विचार जो है समाजशास्त्र के विज्ञान का निर्माण करने के लिए संयुक्त यानी कि एकजुट हुए। इसके अलावा ये बौद्धिक हलचलें 18वीं और 19वीं शताब्दी के पश्चिमी यूरोप में प्रचलित सामाजिक परिवेश से अलग नहीं थी। ये क्या थी, 18वीं और ये जैसे जो बौद्धिक हलचलें वहां पर हुई थी 18वीं और 19वीं शताब्दी में, शताब्दी के पश्चिमी यूरोप में प्रचलित जो थी सामाजिक परिवेश से अलग नहीं थी। परिवेश यानी कि आपका जो माहौल होता है, पूरा आवरण होता है, उसे कहा जाता है सामाजिक परिवेश, यानी कि आपका एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक मानव विज्ञान का उद्भव। सामाजिक मानव विज्ञान का उद्भव कैसे हुआ? जहां तक मानव विज्ञान और उसके शैक्षणिक उपयोगिता का संबंध है, यह प्राकृतिक विज्ञान और मानविकी के एक मिलान बिंदु के रूप में हुई है। जहां तक मानव विज्ञान और उसकी शैक्षणिक उपयोगिता का संबंध है, मानव विज्ञान यानी कि मानव जो मानव जो अपने तर्क वितर्क देते हैं और वो कहता है कि मानव से रिलेटेड विज्ञान मानव विज्ञान, और उसकी शैक्षणिक उपयोगिता का संबंध है, यानी कि शैक्षणिक यानी कि उसके पास कितनी शिक्षा है, उसकी उपयोगिता, उसका कितना उपयोग किया जा सकता है, उससे संबंधित है। यह प्राकृतिक विज्ञान और मानविकी के एक मिलान बिंदु के रूप में शुरू हुई है। सामाजिक मानव विज्ञान का एक हिस्सा है। इसकी उत्पत्ति ऐतिहासिक रूप में मानव विज्ञान के अन्य घटकों के विकास से जुड़ा हुआ है। सामाजिक मानव विज्ञान का उद्भव समाजशास्त्र, दर्शन, जाति इतिहास, मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, अर्थ और अर्थशास्त्र जैसे कई सामाजिक विज्ञान के यानी कि समाजशास्त्र के अंदर ये सब्जेक्ट्स आपके टॉपिक्स आते हैं। ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये समाज से ही रिलेटेड होते हैं और समाजशास्त्र के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों से निकटता से जुड़ा है, किंतु सामाजिक मानव विज्ञान का सबसे निकटतम विषय समाजशास्त्र है। मानव विज्ञान के अत्यधिक विस्तृत विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए इस अनुशासन के बौद्धिक विकास और उद्भव का व्यापक रूप से पता लगाना मुश्किल है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि मानव विज्ञान के अत्यधिक विस्तृत विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए मानव विज्ञान जो है उसका मानव विज्ञान के अत्यधिक विस्तृत विषय वस्तु, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको ध्यान में रखते हुए इस अनुशासन के बौद्धिक विकास और उद्भव का व्यापक रूप से पता लगाना मुश्किल है। आगे है, समाजशास्त्र की तरह मानव विज्ञान के उद्भव और विकास को पश्चिमी दुनिया के इसमें 7 वैज्ञानिक विकास से जोड़ा जाता है। यदि कोई सदियों पहले मानव विज्ञान के शब्द के अस्तित्व को मानता है, तो मानव विज्ञान एक बहुत पुराना
मानव विज्ञान एक बहुत पुराना विषय है। मानव विज्ञान एक शब्द है जो प्राचीन यूनानियों ने भी उपयोग किया था। जो पहले समय में यूनान देश से भारत आए थे, उन्होंने यूज किया था। उनके लिए एंथ्रोपोलॉजिया एंथ्रोपोलॉजिया 1595 में उत्पन्न हुआ था। इमानुएल कांत ने 1798 में एंथ्रोपोलॉजिया इन प्रैग्मेटिस्टर हिंसिकट नाम की एक पुस्तक प्रकाशित की थी। काफी टफ है, लेकिन आपके सिलेबस में है तो करना ही पड़ेगा। प्लीज कॉपरेट स्टूडेंट्स। ओके, आगे है नाम की एक पुस्तक प्रकाशित की थी सराना 1983। आगे दिया हुआ है 15वीं और 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली और स्पेनियों ने, पुर्तगाली जो पुर्तगाल से आए थे और स्पेनियो यानी कि जो स्पेन से आए थे, ने अफ्रीका के हिस्सों और नई दुनिया के इस विजय के इतिहास के बारे में लिखा था। उन्होंने क्या किया था? नई दुनिया के अपने विजय के इतिहास के बारे में लिखा था, जहां जहां जो लोग रहा करते थे। अब ये सब मानव विज्ञान की महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री है। इनके अलावा मानव विज्ञान की महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री है, इसके सोर्सेज जो हैं बता रहे हैं। इसके अलावा अगला कहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसके अलावा यात्रियों और अन्य लोगों के लेखन और रूसों का महान असभ्यता के बारे में अटकलें बौद्धिक विचारधारा में परिवर्तन का संकेत देती है। यात्रियों और अन्य लोगों के लेखन, मानव विज्ञान की बुनियाद को ग्रीको रोमन पुनर्जागरण काल में भी रेखांकित किया गया। पुनर्जागरण काल जो काफी पुनर्जागरण काल में क्या था कि दोबारा से फिर से नए विचारों को बहुत तेजी से बढ़ावा मिला था। पुनर्जागरण काल वो समय था। मानव विज्ञान के बुनियाद को ग्रीको रोमन पुनर्जागरण काल में भी रेखांकित किया गया था। यह विशेष रूप से हेलिकर्नासस 484 से 425 बीसी, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जो हमारी अभी सेंचुरी चल रही, इससे भी पहले का जो समय होता है बीसी जिसे कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट, के हेरोडोट्स के लेखन से शुरू हुआ। वोगट के अनुसार हेरोडोट्स को नरवंश विज्ञान के पिता के रूप में नहीं तो संभावित रूप से अग्रदूत के रूप में उद्धृत किया गया है। वास्तव में हेरोडोट्स को मुख्य रूप से फारसी युद्धों के इतिहास और पश्चिमी एशिया और मिस्र के विभिन्न हिस्सों, काले सागर के उत्तरी तट पर के सिथियन और इथियोपिसाई और सिंधु घाटी की विस्तृत यात्रा कथाओं के लेखन के लिए याद किया जाता है। सीएफ एरिक्सन 2001-2 उस समय के ग्रीक दार्शनिक, विशेष रूप से सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने भी मनुष्य और समाज के अध्ययन पर प्रभाव डाला। उस समय के कौन थे? ग्रीक दार्शनिक, जो ग्रीक से आए थे। ग्रीक एक देश का नाम है। ग्रीक दार्शनिक विशेष रूप से सुकरात, प्लेटो, ये सब ग्रीक से थे, और अरस्तु ने भी मनुष्य और समाज के अध्ययन पर प्रभाव डाला। बाद में रोमन दार्शनिक मार्क्स तुलियस सिसेरो ने भी मानव समाज को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस कई शताब्दियों के अंतराल के बाद, मतलब इस कई जब शताब्दी निकल गई, कई साल निकल गए। एक शताब्दी होती है 100 साल की, तो कई शताब्दी यानी कि कई 100 सालों के अंतराल के बाद, खासकर 16वीं शताब्दी एडी में कुछ दार्शनिकों ने समाज और राज्य के अध्ययन में रुचि लिया। इन कुछ वैज्ञानिक विद्वानों ने थॉमस हॉब्स और मैकियावेली भी शामिल है। ये भी समाजशास्त्री हैं, थॉमस हॉब्स और मैकियावेली। इससे पहले 14वीं विकास का पहला चरण। 18वीं शताब्दी तक यूरोप में पुनर्जागरण के अनुभव और प्रभाव के बाद रूसो, विको, बैरन डी मॉन्टेक्यू और जॉन लॉक जैसे कई प्रतिष्ठित दार्शनिक हुए, जिन्होंने समाज को समझने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और उस समय की सामाजिक घटनाओं को श्रेणीबद्ध
किया। उन्होंने क्या किया, एक उसकी एक सामाजिक घटनाओं को एक श्रेणीबद्ध किया और उन्हें अपने हिसाब से उन्होंने उसे लिखा। पूर्व के इन कार्यों को, पूर्व यानी कि पहले के इन कार्यों ने निश्चित रूप से सामाजिक विज्ञान के विकास और समाजशास्त्र और मानव विज्ञान सहित मानव समाज के विज्ञान के लिए दार्शनिक आधार रखा। पहले के दार्शनिकों और विद्वानों ने योगदान ने निश्चित रूप से मानव विज्ञान के उद्भव और विकास में योगदान दिया है। क्या कह रहे हैं, पहले के दार्शनिकों और विद्वानों के योगदान है। पहले के जो दार्शनिक, जो फिलोसोफर्स थे और विद्वान थे, जो बहुत सारे विद्वान वह व्यक्ति कहलाता है जो बहुत ज्यादा ज्ञानी होता है, जिसके पास ज्ञान होता है, कि योगदान ने, उन्होंने अपने अपने विचारधाराओं से अपने अपने विचार दिए, जिससे क्या हुआ, निश्चित रूप से मानव विज्ञान के उद्भव और विकास में योगदान दिया है। हालांकि उन्हें वास्तव में मानव विज्ञान नहीं कहा जा सकता है। मानव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का विकास जो पहले दार्शनिक और ऐतिहासिक अध्ययनों को प्रारंभ किया था, यह दो चरणों में हुआ था। इसके दो अलग समय थे। पहले चरण में 1725 से 1840 में दार्शनिक वैज्ञानिक इतिहास से मनुष्य समाज और सभ्यता के अध्ययन को सफलतापूर्वक किया और अलग किया, और उसके द्वारा एक सामान्य सामाजिक विज्ञान तैयार किया, जो थे वोगेट, जिनका समय था 1975 से 1975 से शुरू था। अब है विकास का दूसरा चरण। दूसरे चरण में है, दूसरे चरण जो है 1840 से 1890 तक का समय रहा था। वे प्राकृतिक विज्ञान में एक स्थिर संतुलन मॉडल से एक गतिशील मॉडल में परिवर्तन हुआ। एक जहाँ पे एक संतुलन था, वहां से अब क्या हुआ, एक गतिशील मॉडल में परिवर्तन था। एक जैसे जैसे बढ़ावा मिलता गया वैसे वैसे उसको गति मिलती गई, तो गतिशील बन गया वो, है ना। तो इसकी पराकाष्ठा ऊष्मा गतिकी और डार्विनियन विकासवादी सिद्धांत के परिचय के साथ आई। मानव विज्ञान जैसे विविधता वाले क्षेत्र को 1860 के दशक में एक सामान्य मानव विज्ञान विषय में एकीकृत करने के लिए एक प्रयास किया गया था, जो मनुष्य के प्रारंभिक इतिहास में संलग्न होगा, यानी कि इसमें भी ज्वाइन रहेगा। आगे दिया हुआ है 1870 तक भौतिक मानव विज्ञान, प्रागैतिहासिक और नवरंश विज्ञान को एकीकृत करके मानव विज्ञान का एक विशिष्ट चरित्र स्वयं प्रकट होना शुरू हुआ। इस अवधि में मानव विज्ञान के उद्भव को शैक्षणिक विषय में शामिल किया गया है। क्या किया गया है, मानव विज्ञान के उद्भव, जहां से मानव विज्ञान का उद्भव हुआ, जहां से स्टार्ट हुआ, वो शैक्षणिक विषय में शामिल किया गया है। यानी कि एक हमारा शिक्षा का जो विषय होता है, शैक्षणिक विषय जिसे कहा जाता है, उसे। यह भौतिक और जैविक क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति की जीत की प्रेरणा के माध्यम से 19वीं शताब्दी के मानव विज्ञानी मानते थे कि सामाजिक सांस्कृतिक घटनाएं खोजने योग्य शास्त्र युक्त सिद्धांत थे। यह दृढ़ विश्वास अतीत की अवधि की आकांक्षा के साथ अपने हितों में शामिल हो गया। 18वीं शताब्दी के ज्ञान और मानव जाति के सार्वभौमिक इतिहास की दृष्टि के लिए सामाजिक विज्ञान की का नाम दिया गया था। हालांकि यह केवल 19वीं शताब्दी के शैक्षिक विषय के रूप में उभरा। हालांकि 18वीं और 19वीं शताब्दी के में यूरोप में होने वाले, यहाँ एक संदेह हो सकता है कि 18वीं सदी के प्रगति विदों ने एक नए विषय के लिए नींव रखी, एक सामान्यीकृत सामाजिक विज्ञान। यह तथ्य 19वीं शताब्दी के दौरान मानव जाति के प्राकृतिक इतिहास की सामान्य रूपरेखा का विस्तार और परिष्करण किया गया था, और इसमें संस्कृति के मानव वैज्ञानिक विज्ञान के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य किया। प्रगतिशील सामाजिक दार्शनिक वैज्ञानिकों और इतिहासकारों द्वारा प्राप्त उल्लेखनीय सफलता को प्रमाणित करता है। अब मैं आपको ये टॉपिक पूरा समझाना चाहूंगी, दोबारा से पूरा पैरा मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगी। यहाँ एक संदेह यह हो सकता है कि 18वीं सदी के प्रगतिविद जिनके अपने अपने प्रगति के जो विचार थे, वो जो प्रगतिविद थे, उन्होंने अपने अपने तथ्य दिए थे, ने एक नए विषय के लिए नींव रखी, एक सामान्यीकृत सामाजिक विज्ञान।
ये उनका उनको उनका कहना था कि हमारे जो हमारा जो है एक सब्जेक्ट होना चाहिए पढ़ने के लिए। यह तथ्य कि 19वीं शताब्दी यह तथ्य कि 19वीं शताब्दी के दौरान मानव जाति के प्राकृतिक इतिहास की सामान्य रूपरेखा का विस्तार और परिष्करण किया गया था और इसने संस्कृति के मानव वैज्ञानिक विज्ञान के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य किया। क्या हुआ, इससे विज्ञान को भी बढ़ावा मिला, मानव के अंदर नए नए विचार उत्पन्न हुए, इसको प्रगति मिली, प्रगतिशील मानव बन गया। प्रगतिशील सामाजिक दार्शनिक वैज्ञानिक और इतिहासकारों द्वारा उल्लेखनीय सफलता को प्रमाणित करता है। आगे है हमारा आधुनिक सामाजिक मानव विज्ञान का उद्भव। आधुनिक सामाजिक मानव विज्ञान आधुनिक सामाजिक मानव विज्ञान का उद्भव। आधुनिक सामाजिक मानव विज्ञान यानी कि आधुनिक समय में जो समाज था, उस सामाजिक मानव था, उसमें विज्ञान का उद्भव कैसे हुआ, यानी कि मॉडर्न टाइमिंग में सामाजिक मानव जो था उसके अंदर विज्ञान का उद्भव कैसे हुआ, उसके अंदर विज्ञान से रिलेटेड विचार कैसे आए। आधुनिक सामाजिक मानव विज्ञान का उदय मुख्य रूप से ब्रोनिस्लो मालिनोवस्की और A.R. रैटक्लिफ ब्राउन के योगदान के साथ हुआ है। मार्सेल मार्स को आमतौर पर फ्रांस में आधुनिक सामाजिक मानव विज्ञान के अग्रणी के रूप में भी जाना जाता है। ब्रोनिस्लो मालिनोवस्की सबसे प्रसिद्ध सामाजिक मानव विज्ञानी में से एक है, बहुत ज्यादा फेमस है। वास्तव में उन्हें आमतौर पर आधुनिक सामाजिक मानव विज्ञान के संस्थापक के रूप में माना जाता है। आधुनिक सामाजिक, ये लाइन दोबारा रिपीट करूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तव में उन्हें आमतौर पर इसको ब्रोनिस्लाव मालिनोवस्की जो नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लर्न कर लीजिएगा। आधुनिक सामाजिक मानव विज्ञान में एक मुख्य योगदान प्रतिभागी विधि या तकनीक के साथ नैवंश विधि का परिचय था और विशेष रूप से पहले के दृष्टिकोण विकासवादी और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हटकर कार्यात्मकता के सिद्धांत की स्थापना की। पश्चिमी प्रशांत के आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक प्राइम 1944 and custom in civil society, a scientific theory of culture and other essays उनके महत्वपूर्ण कार्य हैं। ये क्या है, इनके महत्वपूर्ण कार्य हैं, मतलब कि उनकी उनकी इस बारे में उन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है। आगे ब्रोनिस्लाव मालिनोवस्की के साथ A.R. रैटक्लिफ ब्राउन आधुनिक मानव विज्ञान के संस्थापकों में से एक है। वह अपने सैद्धांतिक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए, जिसके उनके अपने अलग अलग दृष्टिकोण थे, उनकी अलग अलग विचारधारा थी, जिन्हें आमतौर पर संरचनात्मक कार्यात्मकता कहा जाता है। उनका सिद्धांत एमाइल डुथीन और उनके